नमस्कार, बुक कैफ़े में आपका स्वागत है। आज मैं जिन किताबों पे बात करूँगा वे किताबें इतिहास, पुराण, प्रेम कथाएं, इसके अलावा जीवन की सीख पर आधारित हैं। और केवल जीवन की सीख पर नहीं बल्कि प्रकृति और पृथ्वी का कल क्या होगा, मनुष्य विकास के बहाने जो चीज़ें कर रहा है उससे किस दौर में हम पहुँच जाएंगे, उसकी भी कहानियाँ हैं। ये किताबें वरिष्ठ लेखकों से लेकर एकदम नवांकुर लेखकों की भी किताबें हैं। हालांकि उनकी उम्र कम है, पर उनके किताबों में जीवन और जीवंतता के बहुत सारे किस्से हैं। आज की हमारी पहली किताब है वरिष्ठ लेखक भगवान दास मोरवाल की पुस्तक खानजादा। खानजादा की जब हम मीनिंग को जानना चाहते हैं तो इसका अर्थ होता है अमीर खानदान का व्यक्ति या अमीर व्यक्ति। लेकिन मोरवाल जी ने इस पुस्तक को अमीरों के जीवन पर नहीं बल्कि मेवातियों के जीवन पर लिखा है। दिल्ली के बाहरी इलाके में हरियाणा और राजस्थान से सटा हुआ एक इलाका है मेवात, और मेवातियों के बारे में यह धारणा है कि वो बहुत ही लड़ाकू, जुझारू और एक तरह से हिंसक कौम है। ऐसा है नहीं। मोरवाल जी की किताब खानजादा उस सब्जेक्ट पर नई रोशनी डालती है। मोरवाल जी के बारे में एक बात और बता दूं कि वो मेवात के विशेषज्ञ लेखक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। रेत, हलाला, काला पहाड़, वंचना, शकुंतला जैसी किताबों पर न जाने कितने विश्वविद्यालयों में शोध हो रहे हैं। जाहिर है उनकी इस किताब पर सभी लोगों की नज़र थी। इस पुस्तक में 270 सालों का इतिहास। इस पुस्तक की कहानी शुरू होती है अरावली की पहाड़ी से, जब नर बलि दी जाती थी इस इलाके में। किस तरह से नर बलि में छोटी जातियों के लोग बलि के रूप में कुर्बान चढ़ाए जाते थे बड़ी जातियों के लोगों द्वारा। और वह मेवात इलाके में जाती है एक महिला और वहाँ वो गुहार लगाती है कि हमारी जान की रक्षा की जाए। और मेवात के जो उस समय के मुखिया थे, कबीलाई समाज था, 14वीं सदी का समाज रजवाड़ों में बटा था, लेकिन छोटे छोटे इलाकों में स्थानीय लोगों की हुकूमत थी जो दबंग थे। और मेवात के जो उस समय के प्रमुख थे उन्होंने हमला बोला, उन छोटी जातियों के लोगों को छुड़ाया और उस स्त्री की मांग पर उस जगह का नाम बदल दिया गया। बाद में जब मुगल सल्तनत दिल्ली तक यह बात पहुंची तो उन्होंने मेवात के लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश की। और उस दौरान जो कुछ घटित होता है, यह कहानी तुगलक, सादात, लोदी और मुगल से होते हुए तमाम तरह के किस्सों से भरी है। इसमें कथानकों और कहानी के भीतर कहानियों की भरमार है। इसके अलावा इसमें पात्रों की भरमार है। कई कहानियाँ ऐसी हैं जो नई जान पड़ती हैं, कई कहानियाँ ऐसी हैं जिनको आपने अलग अलग सुना होगा, लेकिन इन सबके केंद्र में मेवात है और हसन खान मेवाती। इसके अलावा कोटला का जो किला है वो किस तरह से नाहरगढ़ बना, इस तरह के तमाम किस्से मोरवाल ने अपनी पुस्तक में उठाए हैं। एक ऐतिहासिक विषय पर लिखना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है और मोरवाल जी को इस बात की क्रेडिट दी जानी चाहिए कि उन्होंने इसको बहुत ही बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक के प्रकाशक राजकमल प्रकाशन है। 399 रुपये की ये पुस्तक अपने आप में कुल 392 पृष्ठों को समेटे हुए। अगर आप उस दौर के समाज को समझना चाहते हैं, इन बातों को समझना चाहते हैं कि मेवाती जो पहले हिंदू थे वो किस तरह से हिंदू राजपूत थे, वो किस तरह से उन्होंने इस्लाम को अपनाया, किस तरह से मुस्लिम धर्म को अपनाया और वो कौन सी वजहें थी। तो वो तलवार की नोक नहीं थी, लेकिन वो कौन सा लगाव था जब इस्लामिक सल्तनत में रह के बड़े राजपूतों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। उम्मीद है इतिहास और इतिहास की पृष्ठभूमि दिल्ली और दिल्ली सल्तनत को समझने के इच्छुक शोधार्थियों के अलावा दूसरे पाठकों को भी यह पुस्तक पसंद आएगी। आज की हमारी दूसरी पुस्तक है हेमंत शर्मा की एकदा भारतवर्ष। हेमंत शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार हैं, टेलीविज़न की एक बड़ी हस्ती हैं। पहले उन्होंने अखबारों में भी काम किया और दिल्ली के सत्ता गलियारों में टेलीविज़न इंडस्ट्री में उनका एक बड़ा नाम है, बड़ा रसूख है। लेकिन उनका एक और भी परिचय है। वो परिचय ये है कि वो काशी की संस्कृति में पले बढ़े महान साहित्यकार मनु शर्मा के बेटे हैं। मनु शर्मा ने पौराणिक गाथाओं के लेखन में अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया था। नरेंद्र कोहली और शिवाजी सावंत से पहले उन्होंने राम, कृष्ण, द्रौपदी, कर्ण इन जैसे पात्रों को घर घर में पहुंचाया था। सरल भाषा में भारत के पौराणिक आख्यानों को लिखने की, उनके लेखन की तारीफ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी। स्वाभाविक है हेमंत शर्मा को पांडित्य और काशी की संस्कृति का ज्ञान न केवल उस नगर में मिला बल्कि परंपरागत रूप में अपने पिताश्री से भी मिला। ये कहानी उन्होंने इस पुस्तक में 114 कहानियाँ हैं जो उन्होंने उन्हीं के मुताबिक, हेमंत शर्मा के मुताबिक, एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के बीच तय किया कि वो रोज़ एक कहानी सुनाएंगे। व्हाट्सएप पे उन्होंने अपने दोस्तों को ये कहानियाँ लिख के भेजनी शुरू की और इन कहानियों में उन्होंने भारत की पुराण, वेद, महाभारत, रामायण, यहाँ तक कि गांधी ही नहीं, गैलीलियो जैसे लोगों को भी कवर किया। राम, सीता, कृष्ण, दूसरे पात्र, बुद्ध, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। यह पुस्तक अपने आप में एक धरोहर के रूप में है और इसकी एक खासियत यह भी है कि हर कहानी के पहले एक उसका चित्र बना हुआ है और किस्सा गोई के अंदाज में उन्होंने इस बात को सुनाया है। अगर आपको भारतीय पौराणिक आख्यानों, महाभारत, रामायण ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी संस्कृति में पुनर्जन्म से लेकर मोक्ष की कामना कैसे की गई, श्राद्ध के समय में हम अपने संस्कारों को क्यों मनाते हैं, यज्ञोपवीत का क्या मतलब है, दुनिया में ऐसी भी धारणाएं थी, देश थे, विचारधाराएं थी जब ये माना जाता था कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य धरती के चक्कर लगाता है, तो कैसे वो संस्कार बने, किस तरह से वो धर्म का रूप लिए, किस तरह से वो ज्ञान की चीज़ें आम लोगों तक पहुंची और हमारी परंपरा 5000 सालों की संस्कृति कितनी महानतम है, इसको जानना हो तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इसके प्रकाशक प्रभात प्रकाशन है। इसके ब्लॉग पे पुष्पेश पंत, प्रसून जोशी, असगर बजाहत जी ने अपनी बातें लिखी हैं। हालांकि इस पुस्तक का हार्ड बाउंड मूल्य 700 रुपये है, महंगी है थोड़ी पुस्तक। प्रकाशकों से और लेखक से अनुरोध है कि वो चाहें तो इसको सस्ते में पेपरबैक संस्करण इसका ला सकते हैं। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 352 है। आज की हमारी तीसरी पुस्तक के लेखक हैं दीपक रमोला। इस पुस्तक का नाम है जीवन के 50 महत्वपूर्ण सवाल। रमोला यंग हैं, उनके अंदर काम करने की बहुत इच्छाएं हैं। देहरादून में पैदा हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए काम करते हैं, दुनिया भर में विस्थापितों के लिए काम करते हैं और इतनी कम उम्र में बहुत कुछ उन्होंने किया है। उनके एक गाने को, अतरंगी यारी को, अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ दी है। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है, लिखते भी हैं और दुनिया भर में विस्थापित लोगों के लिए घूमते हैं। अब आप सोचेंगे एक ऐसे आदमी ने किताब लिखने की क्यों सोची। ये किताब अंग्रेज़ी में आई थी जिसका नाम था 50 टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। इस किताब की प्रेरणा उनको जब अफ़गानिस्तान की एक लड़की इराक के किसी रिफ्यूजी सेंटर में मिली थी तो उसने ये कहा था कि जीवन केवल उत्तरों का उत्सव नहीं है बल्कि जीवन सवालों का भी उत्सव। इसी से उनके दिमाग में आया कि मैं सवालों की तलाश करूं। उन्होंने न्यू जर्सी और दुनिया भर में घूमते हुए सवाल तलाशे और उनका दावा है कि 3000 ऐसे सवाल उन्होंने ढूंढे जो हर किसी की ज़िंदगी को परेशान। उन 3000 सवालों में उन्होंने 50 सवाल चुने और उनकी किताब बना दी। और इस किताब में इस तरह के सवाल हैं जैसे, क्या आप हमेशा से नहीं जानते थे कि यही आपकी नियति है? वो कौन सी चीज़ है जो आपको बदल सकती है लेकिन आप उसे नहीं बदल सकते?
आप अपनी किस समस्या का समाधान पहले करना चाहेंगे। मतलब जीवन के छोटे छोटे सवालों से जुड़ी किताब है, जिनका उत्तर रमोला ने अपने अनुभवों से दिया है, या छोटे बच्चों से दिया है, या विस्थापितों से दिया है। मुझे लगता है कि जीवन से जुड़े सवाल आज के दौर में हर व्यक्ति के लिए सबसे कठिन सवाल हैं। तो अगर आपको सरल भाषा में ये समझना हो, सहज भाषा में समझना हो कि जीवन क्या है और किन चीज़ों से हमें परेशानियां होती हैं, तो ऐसी पुस्तक खरीद के पढ़ सकते हैं। और राजेश कुमार झा ने इस पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया है। इस पुस्तक के प्रकाशक हिंद पॉकेट बुक्स हैं और इसका मूल्य 250 रुपये है। 284 पेज की पुस्तक के लिए यह मूल्य कोई अधिक नहीं है। आज की चौथी पुस्तक यू ब्लडी सीट पंजाबी है, गाली है। ये एक कहानी संग्रह है। इसमें 10 कहानियाँ हैं। गुलियानी रेडियो के लिए भी काम कर चुके हैं, लिखते पढ़ते हैं। भरतपुर में पैदा हुए और फिलहाल भोपाल में रहते हैं। ये प्रेम कहानियाँ हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं। हालांकि उनकी ये पांचवी किताब है। और अगर आपको प्रेम कथाओं में रुचि हो तो इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। हिंद युग में इसके प्रकाशक हैं और 92 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य केवल 120 रुपये है। आज की पांचवी पुस्तक, जैसा कि इसके कवर से जाहिर है, पानी की दुनिया एक नया युग। इसको राइन रागा और रिझम रागा ने लिखा है। ये इन दोनों लेखकों की उम्र बड़ी कम है, या अनाथालय में पले बढ़े भरतपुर में, अभी जयपुर में रहते हैं। हालांकि ये इनकी पांचवी किताब है। कहा जाता है ये फैंटेसी लिखते हैं, कल्पना की दुनिया। इस पुस्तक में उन्होंने उस स्थिति की कल्पना की है जब महाप्रलय के बाद धरती खत्म हो जाती है और चारों तरफ केवल पानी ही पानी होता है। शार्क मछलियाँ एक मनुष्य के बच्चे को पालती हैं। वो बच्चा बड़ा होकर कैसे उन मछलियों की मदद करता है। अगर आप कल्पना लोक और भावलोक के अलावा फैंटेसी में जानना चाहते हो कि हम जो विकास के नाम पर कर रहे हैं उससे किस तरह की बर्बादी आ सकती है, तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है कालमोस लिटरेरी सर्विस ने। इसका मूल्य है 175 रुपये। उम्मीद है बुक कैफे में आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आप लेखक हैं तो आपकी किताबों का स्वागत है। अगर आप प्रकाशक हैं तो भी आपकी किताबों का स्वागत है। अगर आप पाठक हैं तो हमें सुझा सकते हैं कि इस एपिसोड में किस तरह की किताबों के बारे में आपको बताया जाए। उम्मीद है अगले हफ्ते फिर ऐसी ही कुछ किताबों के साथ मैं फिर मिलूंगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।